Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I welcome you all in INSET training number 8. Today we are going to discuss about deep understanding of child psychology. Uh, this topic is directly related to child, which is actually related to our profession as well. Uh, एक स्टूडेंट सबसे पहले एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, और जब वो पैदा होता है तो यकीनन पैदा होने से लेकर एक एडल्ट तक पहुंचने तक वो डिफरेंट मराहिल से गुजरता है। सो स्टूडेंट को समझने के लिए उसकी साइकोलॉजी को समझना सबसे पहले बेहद ज़रूरी है। हमें ये जानना कि वो क्या सोचता है, क्या समझता है, कैस उसके जहन में जो चल रहा है वो थॉट प्रोसेस क्या है। अगर वो हम सही तरीके से समझ पाएंगे तो एक टीचिंग लर्निंग मेथड बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और उसको हम यकीनी बना पाएंगे। एज चाइल्ड डेवलप्स दे गो थ्रू प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल स्टेजेस। यकीनन ये सब हम जानते ही हैं कि एक बच्चा पहले इन्फेंट है, फिर वो टॉडलर है, फिर वो स्कूल गोइंग है, देन टीनेजर, देन एडल्ट, और फिर इसी तरह वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। उसके आसपास का माहौल, घर का माहौल, उसके दोस्त अहबाब, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हर चीज़ उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। दोनों सूरतों में हमें तैयार रहना है बीइंग अ टीचर, बिकॉज वो हमसे होकर ही गुजर रहा है और टीचर को ये पता होना बेहद ज़रूरी है कि उसका स्टूडेंट कौन सी प्रॉब्लम्स का शिकार है। यकीनन अगर हम जान पाएंगे तो हम उस मसले का हल भी तलाश कर पाएंगे। अगर हम प्रॉब्लम को ही फाइंड आउट या उसे प्रॉब्लम को ही नहीं पकड़ पाएंगे, उसके रूट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। यकीनन there were many psychological helps you can provide in a way जो कि बच्चे को बहुत ही वैल्यूएबल होंगी। और ये अगर इन्फॉर्मेशन आपको पता हो कि एक चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या प्रॉपरली, तो आपका जो मेथड ऑफ टीचिंग है वो ही इतना वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा कि आपको स्पेशली उस बच्चे पे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। योर ओवरऑल टीचिंग विल डायरेक्टली इफेक्ट द स्टूडेंट। Studying psychology is a bit like sailing a small boat on a high seas. अब psychology is a very vast subject. हम उसे एक दिन में बिल्कुल यकीनन कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे जो कि बेसिकली हमारे लिए हेल्पफुल हो। Definition of psychology is the main aim of studying psychology is to gain an increased understanding of why people respond as they do. क्यों ऐसा रिएक्ट करते हैं। नॉट ओनली चाइल्ड बट एज एन एडल्ट हम भी बहुत सी चीज़ों पे बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। उस रिएक्शन के जो वजूहात हैं उनके बारे में जानने को ही साइकोलॉजी कहा जाता है। वो चाहे वो बच्चे के लिए हों, चाहे वो बड़े के लिए हों, चाहे स्कूल गोइंग के लिए हों, चाहे वो एक एडल्ट के लिए हों। साइकोलॉजी साइंस डीलिंग विद ह्यूमन नेचर। ये हम सबको पता है कि साइकोलॉजी एक ह्यूमन नेचर की स्टडी का नाम है जो कि एक उसके फंक्शंस के बारे में हमें आगाही फराहम करती है ताकि हम उन प्रॉब्लम्स तक पहुंच सकें जो उसकी एक पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना? ऐसे ही गुजर रही है ज़िंदगी। यकीनन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन वांट्स देयर चाइल्ड टू हैव हेल्दी डेवलपमेंट, बट इट्स नॉट ऑलवेज क्लियर इफ़ अ चाइल्ड बिहेवियर इज़ अ सिम्टम। यानी कि सीधी सी बात अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी ऑब्जर्वेशन बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हमें हर हर लम्हे पता हो कि टुडे माय स्टूडेंट इज़ बिहेविंग डिफरेंटली। आज वो खामोश है, आज आज उसका बिहेवियर पहले से मुख्तलिफ है। क्यों? ये चीज़ आपकी ऑब्जर्वेशन ही तो है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो साबित करेगी इन फ्यूचर भी आपको एक बेस्ट टीचर भी। तो आप ये देख पाएंगे यकीनन उसकी नॉर्मल रूटीन और उसकी एबनॉर्मल हैबिट्स को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और यकीनन अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ही आप उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। यू विल कम्युनिकेट एंड कम्युनिकेशन डेफिनेटली अ बेस्ट टूल। आप कम्युनिकेट करेंगे एंड देन बच्चे को उस प्रॉब्लम से कोप अप करने के लिए एक सपोर्ट, एक हेल्प प्रोवाइड करेंगे। साइकोलॉजी के बहुत सारी थ्योरीज हैं।
हम यकीनन उन सबको कवर नहीं कर पाएंगे। साइकोडायनेमिक थ्योरीज़ में और बिहेवियर लर्निंग थ्योरीज़ में हम आज सिर्फ साइकोडायनेमिक थ्योरी जो कि सिगमंड फ्रॉइड की हैं और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो कि जीन पियाजे की हैं। सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज़ को हम आज सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहली डायग्राम ये देखिए आप, आइसबर्ग डायग्राम, जो कि टोपोग्राफिक मॉडल है एक सिगमंड फ्रॉइड का। इसमें आप देखिए अनकॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल और कॉन्शियस लेवल। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्शियस लेवल को। इसकी सबसे आसान एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो एक टेलीविज़न स्क्रीन है, आप उसको देख रहे हैं, आपको उसकी आवाज़ आ रही है, आप समझ रहे हैं, ये एक डायरेक्ट इफेक्ट है। यू आर कॉन्शियसली लुकिंग एट द पिक्चर, यू आर हेयरिंग द साउंड, यू कैन टच द स्क्रीन, यू कैन फील द सराउंडिंग्स। सो ये कॉन्शियसनेस है। अब प्री कॉन्शियस लेवल एक वो लेवल होता है जो कि आपके अंदर कहीं मौजूद है, आपको याद है वो चीज़ें, आपकी स्टोर्ड नॉलेज है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आपके डाउट्स हैं, आपकी मेमोरीज़ हैं, लेकिन वो आप इतना ज़्यादा डीप नहीं होती, बस उसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, देन वो याद आ जाती है, बट वो कॉन्शियस लेवल की तरह बिल्कुल क्लियर कट सामने मौजूद नहीं है। अनकॉन्शियस लेवल ये बिल्कुल डीप इनसाइड ह्यूमन नेचर के बिल्कुल डीप इनसाइड होता है। इसके बारे में आपको भी पता नहीं है, लेकिन अगर हम बच्चे की बात करें तो उसको पता नहीं होगा वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि डीप इनसाइड वो एक अनकॉन्शियसली उसके अंदर वो सेल्फिशनेस होती है। बिकॉज बच्चा, आपने देखा होगा, सम एट टाइम्स कुछ बच्चे चीज़ें शेयर नहीं करते, एट टाइम्स वो इतनी जल्दी फ्रेंड्स नहीं बनाते, तो ये सारा अनकॉन्शियसली उनके डीप इनसाइड कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद होता है जो कि उसको भी नहीं पता, बच्चा उसके रूट से वाकिफ़ नहीं है। हमारे और आपके अंदर भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, बिकॉज दैट इज़ ह्यूमन नेचर। कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल आर द लेवल्स ऑफ ह्यूमन नेचर। हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें इस तरह मौजूद होती हैं जो कि हमें मालूम नहीं होती। कभी हमें ड्रीम्स में वो आ जाता है, देन वी विल रियलाइज़ कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये ख्वाब मुझे क्यों आया। सो अगर हम इन चीज़ों के बारे में जान पाएंगे, वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज हमें पता होगा कि बच्चा अगर ये गलती कर रहा है तो यकीनन हो सकता है कि उसने ये जानबूझ के ना की हो। तो ये आपको बीइंग अ टीचर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आसानी होगी। स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ माइंड। अब पर्सनालिटी जो है वो तीन उस पर डिवाइडेड है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। ID is a kind of, you can say that, a pleasure pain principle. एक बच्चा बिल्कुल छोटा है। ID is a level when he only needs what और wants के बारे में पता है उसे, और अपनी needs के बारे में उसे आसपास से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, उसे दूध चाहिए, आपने उसे उस वक्त कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसे उसके सामने कुछ 10,000 किस्म के टॉय रख दें, लेकिन अगर उसे भूख लगी है तो उसे वो चाहिए। इट मीन्स वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। वो उस वक्त अच्छा बुरा नहीं सोच रहा, वो ये नहीं सोच रहा कि आसपास कौन बैठा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, माहौल कैसा है। ही ओनली नो व्हाट ही नीड्स। ईगो, अच्छा, दैट ईगो इज़ नॉट द ईगो वी नो। अगर हम देखें तो साइकोलॉजी में ईगो इज़ समथिंग एल्स। ईगो इज़ अ पर्सन व्हेन वी आर एडल्ट। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वो छोटे बच्चे से निकलकर एक एडल्ट बन जाते हैं और हम समझने लगते हैं माहौल को, और हमें भूख लगी है लेकिन हम कंट्रोल कर लेंगे। हम देखेंगे कि नाउ वी आर सिटिंग समवेयर जहाँ पे अभी हम इस तरह बिहेव नहीं कर सकते, अपनी मम्मा को फ़ौरन नहीं कहेंगे कि खाना दें खाना दें खाना दें। लाइक वी हैव कंट्रोल ऑन आर इमोशंस, ऑन आर जिसे कहना चाहिए हंगर, ऑन आर थर्स्ट। बच्चे को जो कि आईडी लेवल पर है उसे इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अब आ जाते हैं सुपर ईगो पे। सुपर ईगो लाइक पेरेंट अगर है तो वो समझाते हैं कि बेटा आपने यूँ नहीं करना, वो रीजनिंग प्रोवाइड करें। सुपर ईगो में आपके लॉज, रूल्स, कवानीन ये सब भी आ जाते हैं, जो कि एक ईगो को, यानी एक ऐसा एडल्ट, उसको रीज़न प्रोवाइड करते हैं कि वाई यू हैव टू स्टॉप। और जो ईगो है वो आईडी और सुपर ईगो के बीच का इंसान है, एक गुड ह्यूमन बीइंग। अगर मैं ये पिक्चर के ज़रिए आपको समझाऊँ तो आईडी जो कि सिर्फ अपनी वांट्स और नीड्स को जानता है, जो कि उनको सेटिस्फाई करने के बारे में सोच रहा है, और सुपर ईगो जो कि एक रूल है, एक लॉ है, एक पेरेंट है, एक टीचर है, वो है।
और जो बीच का इंसान है एडल्ट, वो उन दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। ईगो कह रहा है कि शॉप पे ये चीज़ पड़ी है, मुझे चाहिए और मैं ले लूँ। सुपर ईगो कह रहा है नहीं, यू कांट टेक इट। तो ईगो कहता है कि वाई शुडंट आई बाय इट, मैं क्यों ना ख़रीद लूँ। मैं ना चुराऊँगा अकॉर्डिंग टू आईडी, और ना मैं जो है वेट करूँगा। अब इफ़ आई बाय इट तो वो लीगल भी है। तो ये चीज़ आ जाती है। अब डिफेंस मैकेनिज्म इंक्लूड्स दीज थिंग्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी। जब एक बच्चे पे कोई किसी भी टाइप का अटैक होता है, फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, तो वो इन तरीक़ों से रिएक्ट करता है या फिर अपने आप को डिफेंड करता है। सबसे पहला डिनाइल। आपने देखा होगा अगर कभी बच्चे गिर जाते हैं तो कुछ बच्चे तो फ़ौरन रोते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, खामोश हो जाते हैं। वो डिनाइल के फेज़ में चले जाते हैं। एक्चुअली उन्हें चोट तो लगी है, अब वो खुद भी महसूस नहीं कर पा रहे कि मुझे चोट लगी है, और वो डिनाई कर देते हैं कि कोई बेटा आपको कुछ हुआ। उन्हें दर्द होगा भी तो वो डिनाई कर देंगे, नो नो, आई डोंट फील एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो एक टीचर को, एक पेरेंट को, एक एडल्ट को उस चीज़ में उसे हेल्प करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करनी। यकीनन अगर उसे ऐसा कुछ हुआ होगा और वो उस डिफेंसिव उसमें जा रहा है, तो एक बड़े होने के नाते हमें इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। Repression is not all bad. If all uncomfortable memories were easily brought to mind, we would be faced. अब रिप्रेशन एक ऐसा फेज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक बहुत ही आसान सी मिसाल दूँ, हमें किसी चीज़ पर गुस्सा आया तो हम उसे सिचुएशन के हिसाब से दबाने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते हैं। बीइंग एन एडल्ट, अगर हम बड़े हैं तो बाज़ दफ़ा बच्चों में भी इतनी समझ होती है, स्कूल गोइंग, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, टीचर ने डांटा वो समझ जाते हैं, वो सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को। लेकिन रिप्रेशन सप्रेशन के थोड़ा ऑपोजिट है। रिप्रेशन में आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप दबा नहीं रहे, बल्कि आप हैप्पीली यू आर मोटिवेटिंग योर सेल्फ टू, यू आर डाइवर्टिंग द थिंग्स। आप अपने आप को एक चेयरफुल मैनर में चेंज कर देते हैं अनकॉन्शियसली। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, सप्रेशन जो है वो कॉन्शियसली सप्रेस इम्पल्सेस, आप जानबूझकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, जबकि रिप्रेशन उसका ऑपोजिट है। आप हैप्पीली उसको, उस चीज़ को एडमिट कर लेते हैं और उस चीज़ से उस फेज़ को गुजार लेते हैं। रिग्रेशन बड़ों में, बच्चों में और हर एज में आई थिंक ये हो सकता है। अगर आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, किसी ऐसे अब्यूज़ से आप गुजरे हैं, तो आप एकदम से इमेच्योर पैटर्न की तरफ आ जाएंगे, रिवर्स हो जाएगा आपका इमेच्योर पैटर्न। कुछ बच्चे बड़े होने के बाद दोबारा से दे स्टार्टेड टू लिकिंग थम्स, तो वो यही है कि कहीं ना कहीं कोई ट्रॉमा हुआ होता है, कहीं बुलिंग हुई होती है उनके साथ, कहीं फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हुआ होता है, तो वो यकीनन उनका बिहेवियर इस पैटर्न पर आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कॉमन है ये, हम सब में भी, बड़े होने के नाते भी, नॉट ओनली बच्चे तो यूँ करते हैं कि अगर उनकी आपस में लड़ाई हुई तो बच्चा फिर छोटे बहन भाई को सप्रेस करने की कोशिश करेगा। स्कूल में बच्चे, अगर दो लोगों की लड़ाई हुई तो वो यकीनन जो उनसे ज़्यादा, जो उनको कमज़ोर लगेगा, वो उस पर हमलावर होने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ बड़ों में भी आती है। यू कैन सी द एग्जाम्पल, बॉस शाउट्स एट जेन, बैक होम जेन गेट्स एंग्री एट हस्बैंड, एंड यूजुअली एट किड्स। तो यही होता है कि हम अपना गुस्सा कमज़ोर पर निकालते हैं। दैट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। सब्लिमेशन, ये बेस्ट पार्ट है। सब्लिमेशन में आप क्या करते हैं कि एंग्री फॉर बीइंग सेलेक्टेड बाय XYZ कंपनी, फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड, आप नहीं सेलेक्ट हुए तो उस पर आप एंग्री नहीं रहेंगे, बल्कि यू विल ट्राई दी अदर वेज, वर्कड हार्ड एंड स्टार्टेड माई ओन वेंचर। यानी कि आप किसी भी फेलियर को दिल से लगा के नहीं बैठ जाते, या बल्कि आप क्या करते हैं, कुछ और तरीके इख्तियार करते हैं और अपने फेलियर को भुला के एक कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते हैं। यानी कि फेलियर को एज अ चैलेंज लेना। सब्लिमेशन इज टेकिंग योर फेलियर एज अ चैलेंज। प्रोजेक्शन, ये डिफेंस मैकेनिज्म इस तरह का है कि आप क्या करते हैं कि अपनी गलती का इल्ज़ाम दूसरे पे डालने की कोशिश करना, दैट आई हैवंट डन इट, ये जो हुआ ये तुम्हारी वजह से हुआ, अगर ऐसा ऐसा ना होता तो ये ना होता। ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है।
और नॉट ये बचपन से चला आता है और फिर बड़े होने तक ये फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर हम इसको शुरू में ही इस पे काम कर लें तो यकीनन ये डिफेंस मैकेनिज्म पॉजिटिवली चेंज हो जाएगा। इंटेलेक्चुअलाइजेशन इसमें यह है कि वर्क टू रिड्यूस एंजाइटी बाय थिंकिंग अबाउट इवेंट्स इन कोल्ड क्लिनिकल वे। इसकी एग्जांपल बहुत ही इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं कि ग्रैंड मॉम एक्सपायर्ड, अब वो बिल्कुल उसको वो फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हुआ, ही इज़ टेकिंग इट एज अ न्यूज़, येस आई कॉन्टेक्ट द फ्यूनरल होम, यानी कि अब उसे ये नहीं फ़र्क पड़ा कि क्या हुआ है, उसे वो आगे के कामों के बारे में सोच रहा है कि मुझे इसके लिए अब करना क्या है। ना सिर्फ वो रोने लग जाऊँ तो सब, यकीनन हमारे बड़े इस चीज़ में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, अगर वो उस वक्त बैठ जाए हाथ पांव छोड़ के तो सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते, लेकिन हर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, स्पेशली बच्चे और न कुछ बड़े भी। तो ये चीज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा कोल्ड हो जाएं, लेकिन आपका मेंटल कंट्रोल इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप हर सिचुएशन को फेस कर सकें। रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन इज़ द काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें आप क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं नेगेटिव सिचुएशंस को। अगर आपके साथ ऑफिस में, स्कूल में, अगर बच्चे के साथ स्कूल में या घर में कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो उसको डिफेंस करेगा, उसको डिफेंसिव वे में लेगा, जस्टिफाई करेगा उस नेगेटिव सिचुएशन को अपनी सेल्फ इस्टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, इट्स ओके आई कॉल इन सिक, यानी मैं बीमार था और मुझे बुलाया गया, कोई बात नहीं, यहाँ पे और भी बहुत से लोग हैं जो काम करने के लिए आए। इसी तरह बच्चे भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छा मामा ने मुझे ये चीज़ नहीं दिलाई, कोई बात नहीं, और बाकियों को भी तो नहीं मिली, लेकिन बाज़ दफ़ा ये डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ नहीं होता। दैट इज़ गुड कि आप उस चीज़ को जो है उस जस्टिफाई कर रहे हैं अपने सेल्फ इस्टीम को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसको हर दफ़ा इस तरह लेना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। रिएक्शन फॉर्मेशन में ये होता है कि इट इज़ लाइक रिड्यूसेस एंजाइटी बाय टेकिंग अप द ऑपोजिट फीलिंग, इम्पल्स और बिहेवियर। यानी कि आप क्या करते हैं कि अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है तो आपको इंटरनली तो गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप शो नहीं करेंगे। आप शो क्या करेंगे, यू आर शोइंग लव, यू आर शोइंग योर ऑपोजिट फीलिंग। बच्चे भी ऐसा करते हैं। इसी तरह ये बुलिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इस तरह का तरीक़ाकार होता है जो बच्चों में आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चे इंटरनली तो बुली कर रहे होते हैं लेकिन दे डोंट शो। ये एक रिएक्शन फॉर्मेशन होता है, दे चेंज द रिएक्शन, द फीलिंग्स, जो कि वो अगले के लिए है। अब कॉग्निटिव थ्योरी, जिसमें बिहेवियरिस्ट है और कॉग्निटिव है, दो डिफरेंट थ्योरी हैं। बिहेवियर लर्निंग इज समथिंग एल्स एंड कॉग्निटिव लर्निंग इज समथिंग एल्स। यहाँ पे आप देखें, जो पियाजे की थ्योरी है उन्होंने 4 पोर्शंस में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपको पता है सेंसोरियल से है, सेंसस से रिलेट करती है, 0 to यानी बाय बर्थ टू 2 years। ये सेंस इसलिए कहा गया है क्योंकि इस स्टेज में बच्चा सिर्फ क्या 5 चीज़ों से अपने आप को आगाही फराहम कर रहा होता है। बच्चे को सिर्फ 5 चीज़ों के बारे में नॉलेज होती है, अनकॉन्शियसली भी और कॉन्शियसली भी। सारे 5 चीज़ें क्या हैं वो, सूंघने की, टच करने की, देखने की, महसूस करने की, और यही टेस्ट की, जो हमारे सेंसेस हैं, सेंसरी जो सेंसोरियल हमारे एक्टिविटीज़ वो करवा सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें जो है काफ़ी एक्टिव होती हैं इस स्टेज पे। उसके बाद आ जाती है 2 साल से 7 साल की उम्र। इसमें प्री ऑपरेशनल, यानी कि बच्चा ऑपरेशनल से पहले वाली स्टेज पे होता है, प्री ऑपरेशनल, जिसमें सिंबॉलिक थिंकिंग, ईगो सेंट्रिक, सॉर्ट बाय अ सिंगल फीचर, यानी कि इसको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और फिर उसके बाद 7 से 11 साल पे कंक्रीट ऑपरेशनल, और फिर उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल और उससे भी आगे। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया, सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी में होती है, छोटे बच्चे। इन दिस पीरियड इंटेलिजेंस इज डेमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू मोटर एक्टिविटी। मोटर मीन्स मूवमेंट से, विदाउट द यूज़ ऑफ सिम्बल्स। अब बच्चे को हम ABCD उस वक्त नहीं सिखा सकते, हम उसे सिम्बल्स, कलर्स, बाय टच, आपने देखा होगा कि फीलिंग से। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग बट लिमिटेड बिकॉज ऑफ हाउ इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। बच्चा खुद से सीख रहा होता है उस दौरान। प्री ऑपरेशनल स्टेज, टॉडलर एंड अर्ली चाइल्डहुड। इसमें इंटेलिजेंस इज डेमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द यूज़ ऑफ सिम्बल्स,
क्योंकि बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है टॉडलर एज में। लैंग्वेज एंड मेच्योर्स, उसकी यूज़ ऑफ लैंग्वेज जो है वो मेच्योर हो जाती है, एंड मेमोरी एंड इमेजिनेशन आर डेवलप्ड इन दिस पीरियड। अब उसकी मेमोरी भी कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इमेजिन करने लगता है वो, उसकी इमेजिनेशन भी इम्प्रूव होती है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ईगोसेंट्रिक थिंकिंग प्रीडोमिनेट। अब इस स्टेज पे एक्चुअली बच्चे की जो है वो अपने आप को कुछ समझने लगता है, ही थिंक्स दैट ही इज़ समथिंग। यहाँ पर आकर हमारा काम स्टार्ट होता है एक्चुअली, क्योंकि बच्चे को जब अपनी इंडिविजुअलिटी का पता चलता है तो यहाँ पे आके ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होती है। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 7 साल से 11 साल अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चे बहुत ज़बरदस्त मैथ स्किल्स कर रहे होते हैं, मेंटल ऑपरेशन उनके बहुत अच्छे हो जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है। डिफ़िकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होती है यकीनन, क्योंकि वो लर्न कर रहे होते हैं अभी। Inducive inductive logic, a specific experience to a general principle। अब ये होता है कि हम हर टॉपिक की डिटेल में नहीं जाते इस स्टेज में, हम उसको एक सफिशिएंट आउटलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इस स्टेज में। रिवर्सिबिलिटी, एक्शन कैन बी रिवर्स, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन मेंटल कैटेगरीज। अब यहाँ पे इस स्टेज में बच्चा अपने रिलेशंस को भी समझ रहा होता है, आसपास के। शुरू में बच्चे को सिर्फ अपने पेरेंट्स का पता होता है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में आके बच्चे फ्रेंड्स भी बनाते हैं, अपने सर्कल को जानते हैं, नेचर को, एटमॉस्फेयर को, और उसके आसपास वो अब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उनकी क्रिएट हो रही होती है। फोर्थ स्टेज इज़ एक्चुअली फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 12 साल और उसके बाद एडल्टहुड तक जाती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, लेस कंक्रीट, नॉट रिलाइंग ऑन एक्सपीरियंस अलोन। यानी कि सिर्फ उनका ये नहीं है कि खाली एक्सपीरियंस, बल्कि वो कंसिडर पॉसिबल आउट, उनको ये पता होता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से भी लर्न कर रहे होते हैं। उनके जो भी काम होता है बच्चे का, उन्हें अंदाज़ा होता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, वो उसको पहले सोचते हैं, देन दे डू समथिंग। लॉजिकल थॉट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं, सिस्टमैटिक प्लानिंग कर रहे होते हैं वो। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, साइंस में एंड मैथ्स में आपने देखा होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं उनके। प्लान्ड, लॉजिकल, मेथोडिकल, ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि अब ऐसा नहीं होता कि बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, उसको सब कुछ पता होता है, काफ़ी ऑर्गेनाइज होता है, बिल्कुल एक एडल्ट की तरह। 12 साल का बच्चा यूजुअली 5 क्लास से 6 क्लास तक में होता है, और आपने देखा है कि माशाल्लाह से दे आर मच केपेबल इन टेकिंग डिसीजंस, इन अप्लाइंग ऑल दीज क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, ये सब वो अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी, न सिर्फ स्टडीज़ में बल्कि लाइफ में भी। I think that's it for today. We'll continue furthermore regarding these child psychological theories in next session. Thank you so much for today.